नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जीव विज्ञान में अंतःस्रावी ग्रंथि के भाग 1 को पढ़ा था। इस वीडियो में हम अंतःस्रावी ग्रंथि के भाग 2 को कवर करेंगे और भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथि भाग 2 का। वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचे और आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ। और अगर वीडियोस अच्छे लगें तो उनको लाइक करें एवं शेयर करें। आइए इस आग्रह के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने पहले वाले वीडियो में थायराइड ग्रंथि को पढ़ा था, पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ा था, एड्रीनल ग्रंथि के बारे में पढ़ा था, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। ठीक, इन 4 ग्रंथियों को हमने समाप्त कर लिया है, पढ़ लिया है। ये जो थी ये बड़ी ग्रंथियाँ थीं, मेजर ग्लैंड थीं, यानी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स थे और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीं, इसलिए हमने इसको सबसे पहले कवर किया। फिर इसके पश्चात आज के इस वीडियो में पीनियल ग्रंथि पढ़ेंगे, थाइमस ग्रंथि पढ़ेंगे, पैराथायराइड ग्रंथि पढ़ेंगे, जननांग ग्रंथि पढ़ेंगे और हाइपोथैलेमस, यानी 5वें नंबर की, 6वें नंबर की, 7वें नंबर की, 8वें नंबर की और 9वें नंबर की पढ़ेंगे। ये सभी जो ग्रंथियाँ, इनमें कई सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न छुपे रहते हैं और कई सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले पीनियल ग्रंथि के बारे में देखते हैं। ठीक, हमारा सबसे पहली ग्रंथि जो है पीनियल ग्रंथि, यानी ये 5वीं ग्रंथि, हम 4 कल पढ़ चुके थे, 5वीं नंबर की पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि। यह मस्तिष्क में उपस्थित होती है। सबसे पहला पॉइंट, मस्तिष्क में उपस्थित होती है। इसके पहले हमने एक और पढ़ा था पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि भी कहाँ उपस्थित होती थी? मस्तिष्क में उपस्थित होती थी। इस प्रकार से 2 ग्रंथियां हैं जो मस्तिष्क में उपस्थित होती हैं। एक पीनियल ग्रंथि थी जो हाइपोथैलेमस वाले भाग में, इसके पश्चात ये पीनियल ग्रंथि भी जो है ये भी हाइपोथैलेमस वाले भाग में स्थित होती है। ठीक, इसके पश्चात आगे वाले पॉइंट में देखते हैं, यह शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक, हमने पिछले जो वीडियो में पढ़ा था कि जो पीयूष ग्रंथि है यह शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन पीनियल ग्रंथि से बड़ी है। तो पीनियल ग्रंथि क्या हुई थी? सबसे छोटी ग्रंथि थी। तो प्रश्न आ जाए कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है शरीर की, तो आप लोग टिक करेंगे, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। जब पीनियल ग्रंथि का नाम ना दिया रहे और पीयूष ग्रंथि का नाम दिया हो तो आप लोग टिक करेंगे पीयूष ग्रंथि को। ठीक, आगे, यह ग्रंथि मनुष्य के दैनिक दिनचर्या, यानी जो हमारे डेली के जो कार्य होते हैं, दिनचर्या होती है के कार्यों को नियंत्रित करती है। जैसे समय से नींद आना, यानी हमें जैसे कि रात को 10-11 बजे, 12 बजे, जैसे जिसका सोने का समय है, लेकिन एक टाइम जो फिक्स है, मतलब कि 10-11 बजे के लगभग आप सो जाएं, उस समय पे आपको नींद आ जाए। ऐसा ना हो कि रात भर आपको नींद ही ना आए। अगर मान लीजिए आपको रात भर नींद नहीं आती है तो पीनियल ग्रंथि इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है, अन्य कारण, अगर अन्य सभी चीज़ें शरीर में संतुलित हैं तो। इसके बाद नींद आना और खुलना, यानी आप जल्दी सो जाते हैं, 10-11 बजे सो जाएं, उधर 6 बजे 5 बजे आपकी नींद भी खुल जाए। 3 सब चीज़ों को नियंत्रित करने का काम करती है। कौन करती है? आपकी पीनियल ग्रंथि। एवं आपको समय से भूख लगे, यानी आप दिन में 3 बार या 4 बार के लगभग जितनी बार आप खाते हैं खाना खाएं। ठीक, इसके पश्चात जननांगों, यानी क्या कहते हैं, मादा एवं नर के जो जननांग हैं, या हम कह सकते हैं शुक्राणु अंडाणु कोशिकाएं हैं, जो अपने जो कि संतुलित रूप से कार्य करें। ठीक, तो इन सभी कार्यों के लिए को संतुलित बनाए रखने एवं उनका अच्छे ढंग से एवं व्यवस्थित रूप से क्रियान्वयन करने का कार्य करती है आपकी पीनियल ग्लैंड, यानी पीनियल ग्रंथि। यह स्थित होती है मस्तिष्क में। यह शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक, इसके संबंधित कुछ और पॉइंट हैं, आगे देखते हैं। यह जो पीनियल ग्रंथि है शरीर की जैविक घड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैविक घड़ी कहा जाता है। तो देखिए, जैसे कि हम लोग जो घरों में घड़ी लगाते हैं, ये मानव द्वारा बनाई हुई है। इसको हम कौन सी घड़ी कहते हैं? कृत्रिम घड़ी है ये हमें। ठीक, ये कृत्रिम घड़ी, जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं आप आज रात को सोचिए कि मुझे कल सुबह 5 बजे जगना है, और कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके मस्तिष्क में वही बात घूमती रहती है और आप सुबह 5 बजे जग भी जाते हैं, तो ये संपूर्ण जो कार्य है वो किसके द्वारा संपादित होता है? पीनियल ग्रंथि के द्वारा, जो आपके मस्तिष्क में उपस्थित होती है। यह क्या करती है? घड़ी का कार्य करती है, यानी कि आपको समय पर नींद लाती है, समय पर नींद खुलने में योगदान करती है, समय पर भूख लगने में योगदान करती है, एवं आपके जो जननांग है वो सही ढंग से काम करते हैं, उनके लिए कार्य करती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? ये घड़ी के समान कार्य करती है। तो इसको हम शरीर की जैविक घड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके द्वारा मेलाटोनिन हार्मोन
ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट करेंगे। मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, जिसे यह मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, हमें नींद उत्पन्न कराता है। यानी हमारे आँखों में ये मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, जिससे हमारे आँखों की पलकें हमारे आँखों की पुतलियाँ धीरे-धीरे छोटी होने लगती हैं और पलकें ढकने लगती हैं इस हार्मोन के स्रावित होने। कई बार आप देखते होंगे आपको नींद आ रही है, आपकी आँखों में गड़न जैसी होती है। तो जब गड़न होती है, इसका मतलब ये है कि मेलाटोनिन हार्मोन आपकी आँखों में स्रावित हो रहा है और आपको उस वक़्त सो जाना चाहिए, ठीक? इसलिए ये नींद उत्पन्न कराता है, इसलिए इस हार्मोन को निद्रा हार्मोन कहते हैं। क्या? स्लीपिंग हार्मोन, यानी निद्रा हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग लिखेंगे मेलाटोनिन हार्मोन को। मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। पीनियल ग्रंथि उपस्थित कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में उपस्थित होती है, ठीक? तो इस प्रकार से है। आगे, यह हार्मोन अंधकार में अधिक तथा प्रकाश में कम स्रावित होता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब आपके सर के सामने ऊपर लाइट जल रही हो कमरे में और आप सोने का प्रयास करें तो नींद कई बार नहीं आती है, लेकिन अगर वहीं पे आप लाइट बंद कर दें तो आपको आसानी से और जल्दी नींद आ जाती है लाइट जलने की अपेक्षा। तो इस प्रकार से यह क्या करता है? अंधकार में अधिक और प्रकाश में कम कार्य करता है मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक? आगे, इसके बाद 6वें नंबर की ग्रंथि जो है हमारी थाइमस ग्रंथि है। क्या? थाइमस ग्रंथि 6वें नंबर की ग्रंथि है। यह वक्ष गुहा में उपस्थित होती है, ठीक? यह वक्ष गुहा में उपस्थित होती है। कहाँ उपस्थित होती है? यह वक्ष गुहा में उपस्थित होती है। थाइमस ग्रंथि बच्चों में अधिक विकसित होती है, इसके पश्चात इसका वजन धीरे धीरे कम होने लगता है और धीरे धीरे लुप्त होने लगती है, ठीक? ये या तो फिर कार्य करना बंद कर देती है। ये कहाँ उपस्थित होती है? वक्ष गुहा में उपस्थित होती है, जहाँ पे हमारे जहाँ हृदय होता है, फेफड़े होते हैं, वहाँ पे उपस्थित होती है वक्ष गुहा में। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसका, यह ग्रंथि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती है। यानी यह जो कम उम्र के बच्चों को संक्रमण ज़्यादा होता है तो उनके शरीर में यह पाई जाती है और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बना के रखती है, जिससे उनको किसी प्रकार के संक्रमण से बचाव हो पाता है। इसके पश्चात अगला पॉइंट, इस ग्रंथि से थाइमोसिन, क्या? थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। ये आसानी से याद कर सकते हैं आप लोग, थाइमस से थाइमोसिन स्रावित होता है। इस हार्मोन का मुख्य कार्य है बाहर से प्रवेश करने वाले अवांछित कीटाणुओं को नष्ट करना। यानी जो बाहर से प्रवेश करते हैं अवांछित कीटाणु, उनको नष्ट करने का काम करता है कौन? थाइमोसिन हार्मोन करता है। यह वक्ष गुहा में पाया जाता है। अब आगे नंबर हमारी 7वीं जो ग्रंथि है, नंबर 7 ग्रंथि पढ़ेंगे हम, पैराथायराइड ग्रंथि। क्या पढ़ेंगे? पैराथायराइड ग्रंथि। हमने इसके पहले पढ़ा था थायराइड, उसी के जस्ट अपोजिट है ये। अब इसका नाम है पैराथायराइड। यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के किनारों पर स्थित होती है। इससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक? एक होता है कैल्सिटोनिन। इसके पहले भी हमने कैल्सिटोनिन हार्मोन पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? याद करेंगे आप लोग, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में, जहाँ पर एडीएच हार्मोन स्रावित होता था, उसी में हार्मोन स्रावित होता था कैल्सिटोनिन। और यहाँ पर भी पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा भी कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। यह मुख्य कार्य इसका क्या है? वही कार्य है जो पहले वाले कैल्सिटोनिन का होता था। यह रक्त से कैल्शियम को हड्डियों में ले जाता है। यानी क्या करता है? रक्त को कैल्शियम, रक्त से जो कैल्शियम है उसको हड्डियों में ले जाता है, यानी हड्डियों को कैल्शियम प्रदान करता है। तो जब रक्त से बार बार कैल्शियम जाता रहता है तो रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है, अर्थात यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। यानी जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, इसलिए इसे हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि जो किसी रक्त में किसी भी चीज़ की, किसी भी पदार्थ की मात्रा बढ़ाता है, जो मात्रा बढ़ाता है उसको हाइपर कहते हैं, जो मात्रा को कम करता है उसको हाइपो कहते हैं, ठीक? तो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं किसको? कैल्सिटोनिन को हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। इसके बाद इससे कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? 2। कितने हार्मोन स्रावित होते हैं इससे? 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। तो हम लोग दूसरे हार्मोन के बारे में देखते हैं। आइए, ये रहा दूसरा हार्मोन आपका, पैराथायराइड, पेराथ या कॉलिप्स। ये 3 नाम हैं इसके, या तो पैराथायराइड, या तो पेराथ, या कॉलिप्स। 3 के तीनों नाम आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा में कोई भी नाम पूछा जा सकता है। यह कैल्शियम को हड्डियों से, देखिए अभी कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था? रक्त से कैल्शियम हड्डी में ला रहा था, लेकिन पैराथायराइड क्या करता है? उसके उल्टा काम करता है। यह कैल्शियम को हड्डियों से रक्त में ले जाता है, यानी हमारी हड्डी से कैल्शियम को निकाल कर कहाँ ले जाता है? रक्त में ले जाता है, अर्थात रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। जब बार बार हड्डियों से कैल्शियम निकाल के रक्त में ले जाएगा तो ये बात सिद्ध है कि भाई रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी। और हमने पहले ही चर्चा की थी कि जब रक्त में कोई पदार्थ बढ़ता है या मात्रा बढ़ाई जाती है तो उसमें हाइपर लगाया जाता है।
तो हम क्या लगाएंगे इस पे, हाइपर कैल्सियमिक। ठीक, काहे की मात्रा बढ़ रही है, कैल्शियम की बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो हाइपर लगाएंगे, और काहे की बढ़ रही है, कैल्शियम की बढ़ रही है तो कैल्सियमिक लगा देंगे, तो हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन। ठीक, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन कहा जाता है पैराथायराइड हार्मोन को, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन। इसके बाद इस हार्मोन की कमी से हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। यानी क्या करते हैं ये हार्मोन, क्या करता है कि हड्डियों से कैल्शियम को निकाल, जो हड्डियों में कैल्शियम है, अगर हड्डियों में कैल्शियम बढ़ रहा है तो उसको जो मात्रा बढ़ जाती है उसको निकाल के पैराथायराइड कहाँ ले जाता है, रक्त में मिला देता है। लेकिन अगर मान लीजिए पैराथायराइड हार्मोन आपका किसी कारण से स्रावित होना बंद हो जाए, तो हड्डियों में कैल्शियम जमा होता जाएगा, और आपकी हड्डियों का आकार बढ़ता जाएगा, और आकार बढ़ता जाएगा, यानी और जोड़ों पर आपके क्या हो जाएगा, आपके जोड़ों में जो आपका लचीलापन होगा वो धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। ठीक, तो जब समाप्त होता जाएगा तो इस रोग को हम कहेंगे टिटेनी रोग। तो हमें एक रोग जन्म लेगा उस समय पर, और उस रोग को हम क्या कहेंगे, टिटेनी रोग कहेंगे। यानी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो जिससे टिटेनी रोग हो जाता है। ठीक, और इस हार्मोन की अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। यानी मान लीजिए जब पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा है हमारे शरीर में स्रावित हो रहा है, तो ये हड्डियों से दिन भर कैल्शियम निकाल के ले जाएगा, दिन भर हड्डियों से कैल्शियम निकाल के ले जाएगा। इस प्रकार से एक समय ऐसा आएगा कि हड्डियों में हमारे कैल्शियम की कमी होने लगेगी, तब एक रोग का जन्म होगा जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस रोग। तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है, ये संबंधित है हड्डियों से। टिटेनी रोग किससे संबंधित है, हड्डियों से संबंधित है। ये किस हार्मोन की कमी अधिकता के कारण होते हैं, पैराथायराइड या पैराथ हार्मोन या कॉलेज हार्मोन की कमी अधिकता से ये जो रोग हैं होते हैं। आगे इसके बाद 8वीं हमारी जो ग्रंथि है जननांग ग्रंथि, गोनेट्स ग्लैंड। जननांग ग्रंथि यह एक मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसके पहले हमने अग्नाशय के बारे में चर्चा की थी, वो भी अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी थी, और इस प्रकार दूसरी ग्रंथि हमको मिल गई जननांग ग्रंथि, ये भी अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी है। ठीक, इसके दो भाग होते हैं, इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं। ठीक, चलिए आइए पहले भाग को देखते हैं। पहला भाग है वृषण। ठीक, जिसको हम बोलते हैं आपका शुक्राणु कोशिका, यानी यहाँ से निर्मित होती है। तो वृषण, इसमें हार्मोन क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एक्टिन और इनहिबिन, इसी का नाम है। एक्टिन को ही इनहिबिन के नाम से भी जाना जाता है, यानी एक्टिन और इनहिबिन दोनों एक ही हार्मोन है, इनका एक दूसरे के उनका पर्यायवाची। तो हम सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन के बारे में देखते हैं, इसकी क्या बातें हैं इसमें महत्वपूर्ण। टेस्टोस्टेरोन, क्या, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्राणु के निर्माण में सहायक तथा पुरुषों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण में निर्माण में सहायक होता है। यानी ये क्या करता है, शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है। ठीक, और पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को दर्शाता है कि हाँ पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण पाए जाते हैं, ये पुरुष हैं, इस बात को दर्शाता है टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद एक्टिन और इनहिबिन हार्मोन जो है हमारा, तो एक्टिन या इनहिबिन इसी का नाम है। यह शुक्राणु तथा अंडाणु कोशिका से निकलने वाले हार्मोन को सक्रिय एवं निष्क्रिय करता है। यानी कब सक्रिय करना है, कब निष्क्रिय करना है, इसका कार्य कौन करता है, एक्टिन और इनहिबिन करते हैं। कौन करते हैं, एक्टिन और इनहिबिन करते हैं। आगे अंडाशय, दूसरा भाग जो है अंडाशय है, ओवरी। इसमें हार्मोन कुछ स्रावित होते हैं। पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा है रिलैक्सिन, चौथा है एक्टिन। पहला क्या है, एस्ट्रोजन है, दूसरा क्या है, प्रोजेस्टेरॉन है, तीसरा क्या है, रिलैक्सिन है, चौथा क्या है, एक्टिन है। एक्टिन वही है जो पिछले हमने पीछे पढ़ा है। इसके बाद पहला एस्ट्रोजन, जिस प्रकार से टेस्टोस्टेरोन पुरुष में होता है इस प्रकार से एस्ट्रोजन महिलाओं में होता है। यह हार्मोन महिलाओं में अंडाणु कोशिकाओं के निर्माण में सहायक तथा महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के निर्माण में सहायक होता है। क्या इसकी विशेषता है, यह हार्मोन महिलाओं में अंडाणु कोशिका के निर्माण में सहायक तथा महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के निर्माण में सहायक होता है। इसके पश्चात दूसरा हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन, ये रहा प्रोजेस्टेरॉन आपका। यह हार्मोन गर्भाधान के समय गर्भ को बनाए रखने में सहायक होता है, इसलिए इसे गर्भ हार्मोन प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। क्या, गर्भ हार्मोन प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, यानी प्रोजेस्टेरॉन को गर्भ हार्मोन या प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे तीसरा जो हार्मोन इससे स्रावित होता है रिलैक्सिन। यह हार्मोन गर्भाशय की दीवारों को शिशु के जन्म के पश्चात पुनः फैलाने का कार्य करती हैं, अर्थात गर्भाशय की दीवारों को आराम प्रदान करती हैं। कौन करती हैं, रिलैक्सिन हार्मोन प्रदान करता है ये। ठीक, इसके पश्चात ये चौथा नंबर का एक्टिन हार्मोन। एक्टिन वही कार्य करता है जैसे शुक्राणु एवं अंडाणु कोशिका से जो हार्मोन निकलते हैं उनको सक्रिय एवं निष्क्रिय करने का कार्य करता है एक्टिन हार्मोन। ठीक, यहाँ पे हमारा जो
8वें नंबर की ग्रंथि समाप्त होती है। अब 9वें नंबर की ग्रंथि हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? हाइपोथैलेमस। यह हमारे कहाँ उपस्थित होती है? मस्तिष्क में उपस्थित होता है, ठीक, उपस्थित होती है ग्रंथि। यह ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। क्या करती है? पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है। जैसे कि हमने अभी जब पीछे पीयूष ग्रंथि पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो हमने ये पढ़ा था कि जो पीयूष ग्रंथि है वो जितने भी हार्मोन है, जितने भी आपके शरीर में ग्रंथियां हैं, उनसे जो हार्मोन निकलते हैं उन पर नजर रखती है, उनको नियंत्रित करती है, उनको संतुलन बनाए रखती है, यानी मास्टर, एक मास्टर के रूप में कार्य करती है, तो उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब जिस मास्टर को दूसरा कोई और मास्टर नियंत्रित करेगा, यानी मास्टर को भी मास्टर नियंत्रित करे, तो उसको मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है। जैसे कि एक स्कूल होता है, उसमें कई सारे शिक्षक होते हैं, फिर उनका एक हेड मास्टर होता है, तो इसी प्रकार से मास्टर ऑफ मास्टर किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। इसके निम्न हार्मोन स्रावित होते हैं, इससे हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला FSH, LH, ACTH, TSH। FSH का फुल फॉर्म होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का मतलब होगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ACTH का हो गया एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, TSH का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 4 हार्मोन है। ये हमने पीयूष ग्रंथि में भी, आपको याद होगा तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में भी इन हार्मोनों को पढ़ा था। क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड में भी हमने इन हार्मोन को, पीयूष ग्रंथि में भी इन हार्मोन को पढ़ा था। बस उन्हीं बातों को एक बार फिर से देखना है। आइए स्टार्ट कर देखते हैं। पहला है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या? FSH का फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह जनन कोशिकाओं, शुक्राणु तथा अंडाणु के निर्माण में सहायक होता है, यानी जो हमारी जनन कोशिकाएं होती हैं, शुक्राणु एवं अंडाणु, उनके निर्माण में सहायता करता है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? जनन कोशिकाओं में शुक्राणु तथा अंडाणु के निर्माण में सहायक होता है। आगे दूसरे नंबर का जो हार्मोन है LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। यह जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन के निर्माण में को उत्तेजित करता है। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा, टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों में, एस्ट्रोजन महिलाओं में पाया जाता है। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है, LH जो हार्मोन आपका ल्यूटेनाइजिंग है, ये क्या करता है कि टेस्टोस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन के निर्माण को उत्तेजित करता है। इसके पश्चात ACTH है, एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक। क्या है? एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। यह हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि के कार्टेक्स भाग से निकलने वाले हार्मोन को उत्तेजित करता है। क्या? एड्रीनल ग्रंथि का जो आपका परिधीय भाग होता है, कॉर्टेक्स भाग होता है, वहां से कुछ हार्मोन स्त्रावित होते हैं, जिनको ACTH एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन उनको क्या करता है? उत्तेजित करता है। यानी फिर उसके पश्चात चौथे नंबर का हम पढ़ेंगे TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को उत्तेजित करता है, यानी जो हमारे थायराइड ग्रंथि से T3 एवं T4 थायरॉक्सिन, और इसके थायरॉक्सिन के अतिरिक्त जो आपका अन्य हार्मोन निकलते हैं, आपका जो अन्य हार्मोन कैल्सिटोनिन है वो निकलता है, इसको क्या करते हैं? ये उत्तेजित करता है TSH हार्मोन। यहाँ पे जो आज का हमारा ग्रंथियों का, अंतःस्रावी ग्रंथियों का टॉपिक था, वो समाप्त होता है। अब हम अगले अध्याय में नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें।